हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है सॉल्ट। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले नॉर्थ कोरिया से, जहां हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन आर्मी एक लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही है जिसका नाम है एवलिन सॉल्ट, और उसके ऊपर एक अमेरिकी जासूस होने का शक है। लेकिन इतना टॉर्चर होने के बाद भी सॉल्ट कबूल नहीं करती कि वो एक जासूस है। वो बस यही बोलती रही कि वो एक बिजनेस वुमेन है। आगे हम देखते हैं कि सॉल्ट को एक दूसरे नॉर्थ कोरियन एजेंट के बदले CIA को सौंपा जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सॉल्ट सच में एक एजेंट है और जो आदमी उसे रिसीव करने आया था वो CIA का एक बड़ा ऑफिसर है और साथ ही सॉल्ट का बहुत अच्छा फ्रेंड भी, जिसका नाम है विंटर। सॉल्ट विंटर से पूछती है, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों बचाया। रूल्स के मुताबिक किसी इंसान की जान बचाने के लिए पूरे ऑपरेशन को तो खतरे में नहीं डाल सकते। विंटर एक आदमी माइक की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि जैसे ही इसे पता चला कि तुम कहाँ हो, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें यहाँ से निकालने की। इसने सरकार के हर एक डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। तुम्हारे इस आशिक की वजह से ही हमें ये कदम उठाना पड़ा। सीन चेंज हो जाती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं वॉशिंगटन DC में सॉल्ट और माइक की एक छोटी सी फैमिली है। आज उनकी शादी की सालगिरह है। शाम को जल्दी आने का वादा करके सॉल्ट ऑफिस चली जाती है। ऑफिस का काम खत्म करके सॉल्ट विंटर के साथ जल्दी से घर के लिए निकलती है। लेकिन निकलने से पहले ही उनका एक कोलीग आके बोलता है, सर एक खबरी आया है, वो रशियन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सॉल्ट और विंटर उस आदमी से पूछताछ के लिए वापस ऑफिस आ जाते हैं। सॉल्ट इंटेरोगेशन के लिए उस खबरी से मिलती है। खबरी अपना नाम ऑर्लो बताता है। वो सॉल्ट को एक कहानी सुनाता है कि सन 1975 में अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रूस के एक पहलवान को एक अनजान फीमेल चेस प्लेयर से प्यार हुआ। एक ही महीने में दोनों ने शादी कर ली। उनको एक बच्ची हुई। जब वो बच्ची 1 महीने की थी तो उसे तेज बुखार हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बच्ची की मौत हो गई। हाँ, एक बच्ची की मौत हुई जरूर थी और बच्ची को दफनाया भी गया, लेकिन असल में वो पहलवान की बच्ची जिंदा थी और किसी और शख्स की अमानत बन गई। वो शख्स रूस का एक बहुत बड़ा जासूस था जिसने एक ऐसे षड्यंत्र का जाल बुना जो शायद ही कोई और देश कर पाता। वो षड्यंत्र था अमेरिका की बर्बादी। षड्यंत्र की शुरुआत हुई एक अमेरिकी वासी से जिसका नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। 1959 में ली रूस गया और 3 साल बाद वापस लौटा, मगर जो आदमी अमेरिका लौटा वो ली नहीं बल्कि एक रूसी जासूस था जिसका नाम था एलेक। 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति का कत्ल करके एलेक ने षड्यंत्र को पहली बार सफलता दिलाई और सोवियत यूनियन का हीरो बन गया। फिर उस महान जासूस को ऐसे बहुत सारे एलेक तैयार करने की इजाजत मिल गई। उसने सैकड़ों जासूसों को रूसी से अमेरिकन बना दिया। एक अनजान जगह पर पहलवान की बेटी और तमाम बच्चों को रूसी भाषा से पहले अंग्रेजी सिखाई गई। अमेरिकी संस्कृति उनके अंदर कूट कूट के भरी गई। उनको अमेरिकी तौर तरीके, विचारधारा सब सिखाया गया। एक टफ मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उस महान जासूस ने लोहे जैसे सख्त जासूस तैयार किए जिन्हें ना कोई तोड़ सकता था ना हरा सकता था। फिर उस पहलवान की बच्ची को एक अमेरिकन बच्ची से बदल दिया गया। एक अमेरिकन परिवार जो रूस घूमने आया था एक्सीडेंट में मारे गए और उस बच्ची को परिवार का वारिस बनाकर अमेरिका लाया गया। वो बच्ची अपनी सच्चाई छुपाकर उस दिन के इंतजार में है जब वो अमेरिका पर हमला करेगी और वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। वो बच्ची अब न्यूयॉर्क जाके रूस के राष्ट्रपति को जान से मारेगी जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति की अंतिम यात्रा होगी। सॉल्ट बोलती है, तो एक रूसी जासूस रूसी राष्ट्रपति का कत्ल करेगा, ऐसा ही कहना चाहते हो ना तुम? मुझे आपकी कहानी बकवास लगी। ये कहकर सॉल्ट रूम से बाहर जाने लगती है। तभी ऑर्लो बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ कि उस रूसी एजेंट का नाम एवलिन सॉल्ट है। ये सुनते ही इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़े ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। अंदर सॉल्ट बोलती है, मैं हूँ एवलिन सॉल्ट। सॉल्ट रूम के बाहर जाती है। पीबडी और विंटर उसको शक की नजर से देखते हैं। वो तुरंत ही माइक को कॉल करती है क्योंकि सॉल्ट को माइक के सेफ्टी की चिंता थी, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। सभी ऑफिसर्स सॉल्ट को उसी इंटेरोगेशन रूम में रुकने के लिए बोलते हैं। विंटर सॉल्ट से बात करने के लिए दूसरे ऑफिसर पीबडी से कुछ टाइम मांगता है, लेकिन पीबडी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। उधर अंदर सॉल्ट इंटेरोगेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स को देख के समझ जाती है कि उसका अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। इतने में सिक्योरिटी अलार्म बजने से सभी बाहर की ओर जाते हैं। सॉल्ट मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है। ऑफिसर्स बिल्डिंग को सील कर देते हैं जिससे सॉल्ट एक स्टोर रूम के अंदर फंस जाती है। इधर पीबडी को कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि सॉल्ट एक डबल एजेंट है। वो अपनी टीम को सॉल्ट को पकड़ने को कहता है। अब क्योंकि सॉल्ट हथियार बनाने में एक्सपर्ट है, वो सबसे पहले कैमरे को कवर करके फटाफट से स्टोर रूम के अंदर से कुछ सामान उठा लेती है और एक फर्नीचर के पाइप में सारे सामान को मिलाकर डाल देती है। इधर जैसे ही टीम सॉल्ट पर
हमला करने के लिए गेट थोड़ा सा खोलती है, सॉल्ट उन पर हमला कर देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के संभलने से पहले ही सॉल्ट वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भाग के एक टैक्सी पकड़ के वो सीधे अपने घर जाती है। अपने घर से कुछ जरूरी सामान, एक मकड़ी और अपने कुत्ते को लेकर वो अपने एक पड़ोसी के घर जाती है। इसी बीच फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि सॉल्ट का हस्बैंड माइक एक साइंटिस्ट है और मकड़ियों पर शोध करता है। ये मकड़ी माइक के बहुत करीब थी और माइक ने ही इसकी खोज की थी, इसलिए सॉल्ट उसे भी अपने साथ ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि पड़ोसी के घर पर सिर्फ एक बच्ची ही है और उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं। सॉल्ट कुछ पैसे और कुत्ते की जिम्मेदारी बच्ची को देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से निकलते ही विंटर उसे देख लेता है और सारी फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है। पर सॉल्ट अपनी चालाकी और फुर्ती से उनसे अपना पीछा छुड़वा लेती है। इस बीच सॉल्ट को थोड़ी चोट लग जाती है। आगे हम देखते हैं ऑर्लोव के बताए अनुसार सॉल्ट एक बस पकड़कर सीधे न्यूयॉर्क चली जाती है। हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उपराष्ट्रपति की अंतिम यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। सॉल्ट न्यूयॉर्क पहुंचकर एक होटल रूम में पहुंचती है। अपने सारे सामान को बेड पर रखकर उस बिल्डिंग के मैप को स्टडी करती है जहां फ्यूनरल होनी है। साथ में सॉल्ट और माइक का फ्लैशबैक सीन भी चलता है कि नॉर्थ कोरिया से रिहा होकर वापस आते समय सॉल्ट माइक से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माइक बोलता है, क्यों, क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ, तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। सॉल्ट बोलती है, मैं एक CIA एजेंट हूँ। माइक कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक। इसके कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं राष्ट्रपति की अंतिम यात्रा में शहर का माहौल कुछ गमगीन है। पूरी तैयारी के साथ विंटर और पीबडी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। सॉल्ट एक सुरंग से तहखाने की ओर जाती है। कुछ सिक्योरिटी एजेंट्स को मारकर वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसके ऊपर के फ्लोर पर रूसी राष्ट्रपति का भाषण चल रहा था। हम देखते हैं कि रूसी राष्ट्रपति के भाषण के समय एक धमाका होता है। पूरे बिल्डिंग में भागदौड़ मच जाती है। धमाके से स्टेज टूट जाता है और राष्ट्रपति नीचे के फ्लोर पे गिर जाते हैं, जहां सॉल्ट पहले से ही मौजूद है। वो राष्ट्रपति को गोली मारती है और वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। पीबडी भी वहां पहुंचता है। सॉल्ट उसकी ओर बंदूक तान देती है, पर बजाय पीबडी को मारने के वो सरेंडर कर देती है। पीबडी इस बात से हैरान है कि जब सॉल्ट उसे मार सकती थी तो सरेंडर क्यों किया। आगे हम देखते हैं कि जब ऑफिसर सॉल्ट को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं तो हमें फ्लैशबैक में सॉल्ट के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि छोटी सॉल्ट के चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया गया। साथ ही उसे सारी जानकारी देकर अच्छे से तैयार कर दिया गया अपने नए घर जाने के लिए। यहाँ प्रेजेंट में गाड़ी में बैठी सॉल्ट दूसरे ऑफिसर को अपने ही सर से मार देती है और उनका बंदूक छीनकर भागने में कामयाब हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ से भाग के सॉल्ट सीधे अपने बॉस ऑर्लोव के पास जाती है और जाते हुए अपनी बचपन की ट्रेनिंग को याद करती है, जिसमें वो ऑर्लोव को बताती है कि मेरा नाम एवलिन सॉल्ट है, मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाऊंगी और CIA के लिए काम करूंगी। ऑर्लोव बोलता है, तुम बस सब्र रखना और तुम्हें दी गई ट्रेनिंग याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, और भी है और सब इंतजार करेंगे हमला करने के लिए और हम हमला करेंगे एक साथ। एक दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर छोटी सॉल्ट को अमेरिका ले जाया गया, एक परिवार का वारिस बनाकर। प्रेजेंट में सॉल्ट ऑर्लोव से मिलती है। ऑर्लोव उसे देखते ही गले से लगा लेता है। ऑर्लोव बोलता है कि तुम्हारी शादी हमारी योजना में नहीं थी। सॉल्ट बोलती है, किसी को शक ना हो इसीलिए मैंने शादी की। ऑर्लोव सॉल्ट को बोट में बिठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ सॉल्ट के पूछने पर ऑर्लोव बोलता है, हाँ तुम्हारा पति हमारे ही पास है। आगे ऑर्लोव बोलता है, हमारा अगला मिशन है पार्ट 2, हम अमेरिका के परमाणु हथियार को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये बोलते हुए सॉल्ट की ईमानदारी को परखने के लिए माइक को उसके ही सामने पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। सॉल्ट हजारों दुख लिए अपने फर्ज की खातिर चुपचाप खड़ी रहती है। फ्रेंड्स, इस सीन को देखकर मेरे खुद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। खैर, ऑर्लोव को सॉल्ट के ऊपर भरोसा हो जाता है। अब एक जगह बैठकर ड्रिंक करते हुए ऑर्लोव सॉल्ट को अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें नेटो यूनिफॉर्म पहने हुए एक एजेंट मिलेगा जो कि एक जहाज में होगा। आगे की जानकारी वो तुम्हें खुद दे देगा। सारी जानकारी मिलने के बाद सॉल्ट मौका देखकर ऑर्लोव पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने के बाद कुछ बंदूकें उठाकर बाकी के एजेंट्स को भी मार देती है। वहाँ से जाते हुए वो एक बार फिर से माइक को देखती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि सॉल्ट ऑर्लोव के बताए हुए जगह पर पहुँचती है और प्लान के मुताबिक नेटो यूनिफॉर्म में उसे एक ऑफिसर मिलता है जो कि उसके बचपन का साथी है और दोनों ने ही ट्रेनिंग साथ में ली थी, जिसका नाम है श्नाइडर। श्नाइडर सॉल्ट को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बोलता है, पिछले 3 साल से मैं राष्ट्रपति के दफ्तर में काम कर रहा हूँ और हमारा मिशन है उस सुरंग तक पहुँचना जो राष्ट्रपति के दफ्तर से 8 मंजिल नीचे है, जहाँ राष्ट्रपति मौजूद होंगे और उन्हें वहाँ पहुँचाना मेरा काम है।
सॉल्ट पूछती है तो मेरा काम क्या है? स्नाइडर बोलता है आज रात तुम अमेरिकी राष्ट्रपति का कत्ल करोगी। स्नाइडर सॉल्ट का भेष बदलकर अपने साथ एक इवेंट में लेके जाता है। हम देखते हैं कि इवेंट में एंट्री करते हुए स्नाइडर सॉल्ट को बोलता है यहाँ हमारे और भी एजेंट्स मौजूद हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सॉल्ट पूछती है कौन है वो लोग? स्नाइडर बोलता है मुझे नहीं पता। आगे राष्ट्रपति के आते ही मौका पाकर स्नाइडर दूसरे लोगों पर हमला करते हुए अपने आप को बम से उड़ा देता है। राष्ट्रपति को बचाने के लिए उन्हें उसी सुरंग में ले जाया जाता है जो कि राष्ट्रपति के दफ्तर से 8 मंजिल नीचे है। मतलब स्नाइडर ने अपना काम कर दिया। अब आगे की जिम्मेदारी सॉल्ट की है। सॉल्ट धमाके के बाद अपने आप को संभाल कर घायल पड़े एक ऑफिसर से चाबियां लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचने की कोशिश करती है। विंटर को लगता है कि सॉल्ट उसके आसपास ही है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस अब सॉल्ट को ढूंढने लग जाती है। राष्ट्रपति को सुरक्षित बंकर में पहुंचाते समय सॉल्ट भी चालाकी से बंकर में घुस जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। सॉल्ट के बारे में पूछने पर विंटर राष्ट्रपति को बोलता है हमें लगता है उसे केजीबी ने बरसों पहले CIA में जमा दिया था डे एक्स के लिए। डे एक्स का मतलब है रूस, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ आतंकवादी हमले की शुरुआत करेगा। और मुझे लगता है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि आज और इसी वक्त से डे एक्स की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइबेरिया में रूसी मिसाइल्स का तापमान लगातार घट रहा है। इसका मतलब है वो जंग की तैयारी में है। राष्ट्रपति ये सुनकर तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर देता है और परमाणु बम एक्टिव करने का ऑर्डर देता है। परमाणु बम एक्टिवेशन का काम चल ही रहा था कि एक अफसर ने खबर दी कि बाहर का दरवाजा जाम हो गया है और हमारे ज्यादातर सिक्योरिटी कैमरे भी बंद पड़े हैं। अब बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। अंदर के सारे ऑफिसर्स एक्टिव हो जाते हैं। इधर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही विंटर कमांड अपने हाथ में ले लेता है और एक ऑफिसर से गन छीनते हुए अंदर सबको गोली से उड़ा देता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि विंटर भी एक रूसी जासूस है और वो राष्ट्रपति को भी मार देता है। विंटर अब अकेले ही हमले की लोकेशन को सेलेक्ट करता है। इतने में सॉल्ट दरवाजे के बाहर पहुँचती है और ये सारी घटना देखकर वो विंटर को बोलती है विंटर तुमने मुझे बताया नहीं कि हमारा मकसद एक ही है। विंटर बोलता है बहुत बार कोशिश की, फिर सोचा मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है और तुमने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मैं तुमसे पहले ही वहाँ से निकल चुका था। सॉल्ट विंटर को बोलती है मुझे अंदर आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विंटर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे टीवी पर रूसी राष्ट्रपति के जिंदा होने की खबर मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति को एक मकड़ी का जहर देकर कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया गया था, जिससे कुछ समय के लिए वो पैरालाइज्ड हो गए थे। जी हाँ, ये वही मकड़ी का जहर है जिसकी खोज सॉल्ट के पति माइक ने की थी और इसी वजह से सॉल्ट ने उसे अपने साथ ले लिया था। गुस्से में विंटर बोलता है तो मैं सही था, मुझे लगा ही था कि कोरिया वाली घटना के बाद तुम हमारे साथ नहीं रही। जिस तरह माइक ने तुम्हें वहाँ से बचाया था तुम उसे अपना दिल दे बैठी, इसीलिए मैंने ऑर्लोव को उसे किडनैप करने को कहा। सॉल्ट बोलती है ऑर्लोव को मैंने मार दिया। विंटर कहता है अच्छी खबर है, वरना मुझे उसे मारना पड़ता। CIA में तुम्हारी पोल खोलने के लिए मुझे उसे डराना धमकाना पड़ा। वो चाहता था कि तुम इस मिशन से जिंदा वापस लौटो। सॉल्ट बोलती है और तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाना था, इसलिए तुमने मुझे फंसाया। विंटर बोलता है और इस तरह से मैं हीरो बन गया। ये सुनते ही गुस्से में सॉल्ट उस बुलेट प्रूफ दीवार में गोली मारना शुरू कर देती है। विंटर हमले की तैयारी शुरू कर देता है, जिसके लिए उसे मरे हुए राष्ट्रपति के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। इधर बाहर सॉल्ट दीवार को ही तोड़कर लॉक निकाल लेती है। अंदर घुसते ही सॉल्ट और विंटर के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। परमाणु हथियार लॉन्च होने ही वाला था कि सॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विंटर उस पर हमला कर देता है। सॉल्ट पास में ही रखे एक पेन से विंटर पर हमला कर देती है और भागकर परमाणु हमले को रद्द कर देती है। इतने में कई सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच जाती है और वो सॉल्ट को गोली मार देते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से सॉल्ट बच जाती है। घायल विंटर अपने हाथों को ऊपर करके बोलता है मैं विंटर हूँ CIA से, राष्ट्रपति की मदद कीजिए। वो देखते हैं कि राष्ट्रपति जी अभी भी जिंदा है। वो तुरंत ही मेडिकल टीम को बुलाते हैं। पीवडी भी मौके पर पहुंचता है और अपने एक साथी से बोलता है अगर हमें उसके दूसरे साथियों के बारे में पता करना है तो ये हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरा ऑफिसर बोलता है सर हमसे पहले ही ये किसी और ने कर दिया। ऑर्लोव के ठिकाने पर 12 लोगों की लाश मिली है, जिसमें ऑर्लोव भी शामिल है, पर ये नहीं पता चल सका कि ये किसने किया। हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पीवडी सामने से सॉल्ट को जाते हुए देखता है। इधर विंटर को कुछ ऑफिसर्स फर्स्ट एड देते हैं। विंटर अपने सामने से सॉल्ट को गुजरते हुए देखता है। वो सॉल्ट को मारने के लिए चालाकी से एक कैंची उठा लेता है। सॉल्ट भी जाते हुए विंटर को गुस्से से देखती है और अचानक से उस पर वार कर देती है। वो अपने हाथों में लगी हथकड़ी के जंजीर को विंटर के गले में फंसाकर पास के रेलिंग में लटक जाती है और तब तक अपनी मजबूती को बनाए रखती है जब तक कि विंटर की मौत न हो जाए। पूरे एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
अब सिक्योरिटी फोर्सेस सॉल्ट को एक हेलीकॉप्टर के जरिए FBI के ऑफिस लेकर जाते हैं। यहाँ पीबडी को सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं सॉल्ट से पूछताछ करने के लिए। पीबडी सॉल्ट से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सॉल्ट बेबाक बोलती है, क्योंकि किसी को तो मरना ही था। पीबडी उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी के लोगों का ध्यान उनसे हट जाए। सॉल्ट बोलती है, तुम सोचते हो लोग वही होते हैं जो वो कहते हैं? ऑर्लोफ के आते ही तुम्हें शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे भी, पर हम उसका मकसद नहीं जान पाए, लेकिन विंटर जानता था। पीबडी इस बात को मानने से मना कर देता है। सॉल्ट बोलती है, मेरी बातों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि विंटर मर चुका है और अपना बचाव नहीं कर सकता, तो तुम्हें खुद ही सच और झूठ का फैसला करना होगा। पीबडी पूछता है, तुम्हारे जैसे और कितने एजेंट्स हैं? सॉल्ट बोलती है, मेरी जैसी कोई नहीं, लेकिन विंटर के जैसे तुम्हारी सोच से कई ज्यादा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ट्रेंड रूसी जासूस रूसी राष्ट्रपति के इतने करीब होने के बावजूद भी नहीं मार सका? और तुम्हें तो मैं उसी वक्त मार सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पीबडी को अब सॉल्ट के ऊपर भरोसा होने लगा था। इतने में पीबडी के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा है, ऑर्लोफ के ठिकाने पे सॉल्ट के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैसेज पढ़ते ही वो सॉल्ट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने सरेंडर इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था, और चालाकी से उसकी हथकड़ी खोल देता है। सॉल्ट बोलती है, तुम जानते हो मेरे पास रास्ता था, और हैरानी से अपने हाथों की ओर देखती है। पीबडी धीरे से सॉल्ट को बोलता है, और भी तो कई रास्ते हैं उन्हें खत्म करने का। सॉल्ट इमोशनल होकर बोलती है, उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पहचान, मेरा बचपन, मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरा सब कुछ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। पीबडी सॉल्ट को एक और थप्पड़ मारता है, और ये इशारा है हेलीकॉप्टर से कूदने का, क्योंकि इस वक्त हेलीकॉप्टर एक नदी के ऊपर से गुजर रही है, और सॉल्ट इमरजेंसी विंडो से कूद जाती है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।